हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो ये वीडियो को शुरू करेंगे, ये न्यूज़ को कवर करेंगे डिटेल्स में। और इससे रिलेटेड भी बहुत सारे न्यूज़ हैं। आर्टिकल 129 क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या है मामला, पूरा पूरा मामला को समझेंगे। तो उससे पहले अगर वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। तो देखिए दोस्त, क्या है मामला और क्या बना है न्यूज आपके एग्जाम के लिए, एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए क्यों। तो देखो दोस्त, पहला न्यूज एक छोटा सा है, इसको कवर कर लेते हैं, फिर इसको डिटेल्स में, बहुत ही डिटेल्स में अच्छे से समझेंगे। बोले कि हाल ही में जो है, तो हाल ही में दोस्त यहाँ पर क्या हुआ था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोलियम परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का शुभारंभ किया है बिहार में, बिहार को चुनाव को देखते हुए आप समझ सकते हैं। तो उसमें से 2 है लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, जहाँ पे एलपीजी भरा जाता है सिलेंडर में उसको। और है 2, ये तो 2 हो गया, और एक हो गया दुर्गापुर बांका सेक्शन ऑफ प्रदीप हल्दिया दुर्गापुर एयर पाइपलाइन। ठीक है, तो इसमें पाइपलाइन में क्या होगा कि गैस का लिए जो घर घर में गैस पहुंचाया जाएगा। और इसके बाद है पेट्रोल, ये बॉटलिंग प्लांट जो है एलपीजी का, वो तो 2 तरह का हो गया दोस्त। और ये 3 तरह का पेट्रोलियम परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिहार में चुनाव चल रहा है, जानते हैं हम लोग। तो क्या है दोस्त कि इसको हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे। और ये जो मिथाइल मरकप्टाइन जो है, इसको मिलाया जाता है किसमें, एलपीजी सिलेंडर में, ताकि गैस जो निकले तो गंध करे, उसका जो है स्मेलिंग आए, तो उससे पहचाना जाता है कि गैस लीक कर रहा है। लेकिन गैस का कोई भी जो है स्मेल नहीं होता है, ये हम लोग जानते हैं। और उसके अलावा थोड़ा सा हम लोग बात कर लें कि नेशनल पार्क जो है वाल्मीकि यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और यहाँ पर फागू चौहान जो है वो गवर्नर है। और मधुबनी पेंटिंग जो है यहाँ का फेमस पेंटिंग है। ठीक है, गंगा शहर के बगल में जो है पटना शहर या जो बसता है वही इसका राजधानी है। ठीक है, नेपाल के साथ ये बॉर्डर लगाता है दोस्त। और भारत सरकार बिहार के ये जो है अ, नेपाल के साथ भी क्या किया है दोस्त, एक पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन डाला गया है, जिसके तहत क्या होगा कि ऑयल और नेचुरल गैसेस का आदान प्रदान होगा दोनों देशों के बीच। ठीक है, और इस न्यूज को हम लोग ग्रेट डिटेल्स में समझते हैं दोस्त। उससे पहले छोटा सा संक्षिप्त जान लेते हैं कि क्या है इसका एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो हाल ही में कौन सा दक्षिण भारतीय अभिनेता जो है सर्वोच्च न्यायालय पर टिप्पणी के कारण खबरों में रहा, वो कमेंट किया था उसके कारण खबरों में रहा। तो ये नेता सूर्या है, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखा होगा। तो तमिलनाडु जो है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में तेलुगु बोला जाता है, तमिलनाडु में जो है तमिल बोला जाता है, और ये केरला में मलयालम बोला जाता है। ये सब साउथ के स्टेट्स हैं। ठीक है, कर्नाटका में जो है कोंकणी बोला जाता है। ठीक है, तमिलनाडु हाईकोर्ट जो मद्रास हाईकोर्ट जिसको कहते हैं, क्या किया है, इसके स्टेटमेंट को क्या किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा दिया है। तो क्या है इसके स्टेटमेंट और क्यों लगाया है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में थोड़ा चर्चा करते हैं। मद्रास हाईकोर्ट के जज कौन है इसके बारे में जान लीजिए कि एस एन सुब्रमण्यम जो है इनके जज है कोर्ट के। ठीक है, उनके खिलाफ क्या किया था, कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगाने की बात रखी थी कोर्ट में। ठीक है, बाकी सीजीआई जो होते हैं, बाकी जो वहां का जज होते हैं, उनके सामने ये रखा था और सभी ने पारित कर दिया इसको। तो क्या हुआ था दोस्त कि 3 बच्चा जो है सुसाइड कर लिया था, जिसका नीट एग्जाम वाली। ठीक है, नीट एग्जाम का जो मुद्दा चला था, जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसी के तहत क्या हुआ था कि 3 बच्चा जो सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो कोरोना के डर की वजह से एग्जाम देने नहीं जा पाए। ठीक है, अब क्यों नहीं जा पाए, इसके बहुत सारे कारण है, परिवहन नहीं चल रहा था कुछ भी। तो उन्होंने सुसाइड नोट में जो छोड़ा था, वो नोट जो सुसाइड नोट जो छोड़ा था, पत्र, उसमें बहुत कुछ लिखा गया है, जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि स्पेलिंग गलत है, फिर स्टेशन में आके लिखा है, दबाव में आके लिखा है, ऐसे ऐसे। तो वो सब तो दूर की बात है। तो हम लोग मुद्दा को समझते हैं, क्या है, सुसाइड नोट छोड़ा था नीट का एग्जाम को लेकर, जिसमें यह था कि लोग कोरोना की वजह से डरे हैं, एग्जाम देने नहीं जा सक रहे हैं, इसलिए वहां साउथ में लोकल मीडिया में ये खूब डिबेट हो रही है। ठीक है दोस्त, उसी पर क्या किया है अभिनेता जो है, ये सूर्या जो है, ट्वीट करके कहा है कि भारत में सभी को समान न्याय मिलना चाहिए। अरे न्याय तो सभी को समान मिलना ही चाहिए, सभी समानता का अधिकार है यहाँ पर। तो कहा है कि जहां सरकार सभी पार्टीज
के मना करने के बाद, सरकार और सभी पार्टीज के मना करने के बाद भी नेट का एग्जाम करवा दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्या किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये डिसीजन लिया, मतलब वीडियो के जरिए, कोर्ट खुद खुला नहीं है कोरोना काल में, और ये क्या किया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था, उसी के जरिए डिसीजन लिया है कि इसको एग्जाम को करवा दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो लोग क्या किए हैं कि खुद कोरोना के डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और बच्चों को एग्जाम करवा दे रहा है, तो ये तो समानता का अधिकार नहीं हुआ। तो इस पे बोला था सूर्या ने। ठीक है, भविष्य है, ये बच्चों का भविष्य का परवाह नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार से मिली हुई है, ऐसा बयान दिया है इन्होंने, बोला कि बच्चों का एग्जाम कराया गया, जबकि जो है ट्रांस ये जबकि यहाँ पर क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छे से सुचारू रूप से नहीं था। ठीक है, सेंटर तक जाने के लिए बच्चों को दिक्कत हुआ ही काफी, वो तो सभी जानते हैं। परेशानी के बाद भी कोर्ट ने कोई अनदेखा कर दिया। ठीक है, और ये क्या है दोस्त कि ये ब्रिटिश जमाने से चली आ रही है एक परंपरा है। क्या है कि आप सबके खिलाफ बोल सकते हैं, आपको बोलने की आजादी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। यही भारत के संविधान में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसको क्या है कि पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश जमाने से नीति यह है जो जुडिशरी के खिलाफ नहीं बोला जा सकता है। भारतीय संविधान में डाल दिया गया था आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई भी नहीं बोल सकता। आर्टिकल जो है अनुच्छेद 129 के तहत ये दिया गया था। ठीक है दोस्त, और उसके बाद क्या है कि आर्टिकल 129 के तहत ये बोला गया था। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि यही जो पावर है ये हाई कोर्ट को भी दिया गया है, सेम पावर, और ये 215 के तहत, अनुच्छेद आर्टिकल 215 के तहत जो है ये हाई कोर्ट को दिया गया है, जिसका यूज किया है मद्रास हाई कोर्ट ने। ठीक है, और ये एक्ट कब आया था दोस्त, ये एक्ट बनकर आया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इसके बाद कोई भी मतलब कि इसका पनिशमेंट इसमें दिया गया है, इसमें बहुत सारी चीजें बातें बोली गई, इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या है। तो क्या है दोस्त कि यहाँ पर 1971 में एक्ट लाया गया था, उसके तहत दो तरह का अवमानना होता है, मतलब कोर्ट का इंसल्ट, कोर्ट का बेइज्जती, दो तरह का बेइज्जती होता है। तो क्या है, तो एक तो कोर्ट का आदेश का ना मानना, इस सिविल कंटेम्प्ट में कहा जाता है, दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट में कहा जाता है। तो कोर्ट में कोई आदेश किसी को भेजा प्रेजेंट होने के लिए और वो नहीं किया तो उसको सिविल कंटेम्प्ट कहा जाएगा। ठीक है, और दूसरा है कि क्रिमिनल में क्या है कि एक तो पहला कोई शब्द, ऐसा कोई शब्द बोला जिसके कारण कोर्ट का बेइज्जती हो। ठीक है, पूर्व धारणा, मतलब पहले से कोई धारणा बना दिया है कि कोर्ट जो है बोला कि कोर्ट यही फैसला लेगा, ऐसा आप मीडिया में फैला रहे हैं कि कोर्ट मिला हुआ है, आप यही फैसला लिया जा रहा है, लिया जाएगा। ठीक है, वो एक हो गया, एक जस्टिस का कार्य प्रतिबंध करना, मतलब कोई भी आप कुछ भी ऐसा चीज कर दिया जिससे क्या होगा कि जस्टिस डिले हो गया, मतलब क्या होगी कि किसी को न्याय मिलने में देरी हो गया, तो ये भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट के तहत माना जाएगा। तो इससे पहले प्रशांत भूषण ने एक कमिटमेंट किया था। ठीक है, वो उसका न्यूज आप लोग समझे होंगे, हम लोग कवर किया था। तो क्या है दोस्त कि प्रशांत भूषण जो है उनके खिलाफ 1 रुपया का जो है जुर्माना लगा था, जिसको रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है कि ये इसको फिर से रीचेक किया जाएगा। तो उस पर तो चल ही रहा है और ये फिर से एक बार आ गया है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, और आर्टिकल 129 और 215 जो है वो आपको एग्जाम में प्रोस्पेक्टिव से याद रखना है। इसके अलावा क्या न्यूज बना है दोस्त, तो इसके अलावा जो न्यूज बना है वो हम लोग समझते हैं, और समानता का अधिकार है, सभी बच्चों को समान अधिकार देना चाहिए था, लेकिन ये जो कोर्ट किया है वो तो खैर जो भी है आप समझ सकते हैं। हाल ही में हाइब्रिड डेटा युद्ध, एक छोटा सा समाचार है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ समझते हैं कि क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है इसलिए लाया गया है इसको। क्या है कि हाल ही में हाइब्रिड डेटा युद्ध समाचार में था, ये किस देश से संबंधित है, चाइना से, नो डाउट चाइना से। इंडियन एक्सप्रेस में छवि खबर के हिसाब से कहा गया कि चीन डेटा युद्ध की तैयारी कर रहा है, यानी कि चाइनीज कंपनी जो है जहान हुआ जो है ये क्या किया है, एक चाइनीज कंपनी है, ये ऑनलाइन ऐप के माध्यम से 10,000 लोगों का डेटा इकट्ठा कर लिया है। ये चर्चित लोगों का फुटप्रिंट के जरिए डेटा इकट्ठा किया है। चर्चित लोग मतलब ऐसे लोग जो हैं जो काफी मतलब मायने रखते हैं समाज के लिए, उन लोगों का डेटा ये चोरी कर लिया है। फुटप्रिंट क्या होता है, तो कोई भी नेट में सर्च करते हैं कोई भी चीज, तो हिस्ट्री में जाके क्या होता है कि सेव हो जाता है हमारा सारा इंफॉर्मेशन, तो वहां से कोई डाटा उठा सकता है। तो आप अच्छे से सर्च करें गूगल में और जो भी है कंटेंट को मिटा दें सर्च करने के बाद हिस्ट्री में जाके, तो ये सब है बचने का तरीका। तो देखिए दोस्त क्या हुआ है कि दुनिया
भर में से चीन ने 1999 में ही कह दिया था कि आने वाला चीन ने कह दिया था कि दोस्त कि आने वाला भविष्य में जो है यह हथियारों से युद्ध नहीं होगा, जबकि क्या होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मदद से युद्ध होगा, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो समझ सकते हैं दोस्त आज का जो है चाइनीज मोबाइल पूरा दुनिया में फैल गया है और बहुत कंट्रोल है। पबजी और जैसे बहुत सारे ऐप जो है इसी वजह से बंद किया अमेरिका ने और भारत ने भी, क्योंकि ये जासूसी कर रही थी, ये सब एप्लीकेशंस जनता का जो है डेटा चुरा रही थी। तो डेटा बहुत मायने रखता है दोस्त। यहाँ पर अभी डेटा के लिए कोई कानून नहीं बना है भारत में, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है हम लोग के लिए। तो क्या करते हैं दोस्त कि डिजिटल युद्ध होगा ये कहा था, और जो अब यह चीन करने की तैयारी कर रहा है, तो ये कंपनी इकट्ठा किया डाटा, तो ये बहुत चिंताजनक बात है। और यूजर का वो पर्सनल डेटा होता है जो किसी साइट पर विजिट करते समय वो छोड़ देते हैं। कोई साइट विजिट किया आपने, कोई नाम वगैरह टाइप किए आपने, कोई डिटेल्स, या फिर आपका मोबाइल का, जैसे ही आप कोई साइट में लॉगिन करते हैं तो आपका सारा डेटा मोबाइल का चला जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्त क्या हम लोग दूसरा न्यूज का बात करते हैं थोड़ा सा। उसके बाद एक बहुत ही शानदार न्यूज है जो है पॉलिटिकल से है, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें भी बहुत कुछ समझने के लिए है। उससे पहले एक छोटा सा न्यूज है, कौन सा राज्य केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तर्ज पर एक विशेष बल का गठन करने का, मतलब एक फोर्स का गठन करने का बात करी है उत्तर प्रदेश ने। क्या है कि सीआईएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है दोस्त 1998 में 1968 में जिसका स्थापना किया गया था, सीएपीएफ जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंतर्गत आता है यह। और पुलिस सेंट्रल आर्म प्रोटेक्शन फोर्सेस के अंदर में, पुलिस फोर्सेस के अंदर में जो है और कौन कौन आता है, तो असम राइफल्स आता है, बीएसएफ आता है, आईटीबीपी आता है, एसएसबी आता है, एनएसजी आता है, ये सब फोर्सेस क्या है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्त, तो ये क्या किया राज्य के लिए एक एसएसएफ तैयार करने की बात कर रही है यूपी गवर्नमेंट ने। ठीक है, 2019 में यूपी कोर्ट ने कहा था, उत्तर प्रदेश कोर्ट ने कहा था क्या कि राज्य सरकार कोर्ट की सुरक्षा करे, तो उस समय ये बात कहा था और अभी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मतलब यूपी गवर्नमेंट का कहना है कि हम कोर्ट के लिए ये सेना तैयार कर रहे हैं, मतलब ये जो है फोर्स कोर्ट के लिए, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल जहां पर सुरक्षा की जरूरत है उसको दिया जाएगा इस फोर्स के माध्यम से। इलाहाबाद कोर्ट जो है दोस्त, इलाहाबाद कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, इलाहाबाद कोर्ट है, तो यहाँ का जो है मजिस्ट्रेट का जो है ये इसको ये सर्च वारंट का जरूरत नहीं पड़ेगा इस फोर्स को। तो ये काफी चर्चित मुद्दा है और देखिए विपक्ष में क्या दलीलें आती है। तो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक का जो अधिकारी होगा उसको वो इसका हेड होगा। ठीक है दोस्त, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहां पर है, तो 404 जो है उत्तर प्रदेश में ही है। बहुत ये याद रखने वाली चीज है, पूछा जाता है एग्जाम में। राज्यसभा जो है 100 सीटें हैं सबसे ज्यादा। दुधवा नेशनल पार्क जो है यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो क्या है बाइकैमरल व्यवस्था है यहाँ पर, मतलब यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो ऐसे विधानसभा और विधान परिषद कितने राज्यों में, तो 6 राज्यों में। कौन कौन, तो बिहार है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है और एक है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्त, तो ये सब राज्य हैं। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा छोटा न्यूज जो है कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट वाला न्यूज इंपॉर्टेंट जो है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है उसको कवर करते हैं। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है, वाणिज्य मंत्रालय जो है क्या किया है दोस्त कि उसका एक संस्था है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया। क्या रिपोर्ट जारी किया गया, स्टेट ऑफ सपोर्ट ऑन स्टार्टअप इकोसिस्टम, मतलब स्टार्टअप कोई भी नया कंपनी खोलना है या कोई भी बिजनेस करना है तो मतलब ये कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा सुविधाजनक है, मतलब सबसे ज्यादा जो है गवर्नमेंट सपोर्ट करता है इसका। तो इस रिपोर्ट का यही मतलब है। तो इस रिपोर्ट में क्या किया गया, तो श्रेणी एक्स के तहत गुजरात टॉप किया है। श्रेणी एक्स और वाई के तहत दो श्रेणी में रखा गया है। वाई में क्या आता है, यूटी यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर जैसे पहले था अब तो नहीं है, जम्मू कश्मीर और दिल्ली हो गया, दिल्ली लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, हरियाणा, चंडीगढ़ ये सब जो है, दमनदीप ये सब केंद्र शासित प्रदेश यूटी कहलाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य जो असम वगैरह है, असम इसमें नहीं है, असम को विवाद कर दिया गया है। उसके अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, कोहिमा जो है, ये सब क्या है कि यहाँ पर इंक्लूड किया गया है वाई कैटेगरी में, और बाकी जो राज्य बचा उसको एक्स कैटेगरी में रखा गया। तो एक्स कैटेगरी में गुजरात टॉप किया है। ठीक है दोस्त, तो दिल्ली और असम जो है ये एक्स कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी है वो सब एक्स कैटेगरी में आते हैं, वाई कैटेगरी में आते हैं, और बाकी जो है एक्स कैटेगरी में आते हैं। तो मतलब सभी राज्य एक्स कैटेगरी में आते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरीज जो है और नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य जो है वो एक्स कैटेगरी में नहीं आते। मूडीज में दूसरा न्यूज है, मूडीज के संशोधन
संशोधित अनुमान के अनुसार भारतीय आर्थिक वृद्धि चालू वर्ष वित्तीय वर्ष में कितना रहने का अनुमान लगाया। तो देखो दोस्त, एक मूडीज होता है, एक फिच होता है और एक स्टैंडर्ड एंड पुअर, 3 रेटिंग एजेंसियां होती हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो रेटिंग एजेंसियां क्या है दोस्त, ये मतलब इसी तरह से हो गया जैसे कि ये इसका कोई काम नहीं है किसी देश में, लेकिन सब देश का इकोनॉमी बताते हैं कि किस कौन इकोनॉमी कितना ग्रो कर रहा है, कितना गिर रहा है, उसके हिसाब से दूसरा देश वाला क्या करता है, इन्वेस्ट करता है किसी देश में। जैसे पाकिस्तान में स्थिरता का माहौल नहीं है तो वहां का जो ये लोग रेटिंग देते हैं उस देश का, तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं होगा अगर ये नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। मूडीज जो है इससे पहले फिच का आया था, फिच का 10.5% था और इसका जो है 11.5% रेटिंग ग्रोथ, इंडिया का ग्रोथ मापा गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। चलिए दोस्त, अब इसके आगे हम लोग एक छोटा सा और न्यूज पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस मनाया गया वो 14 सितंबर को मनाया गया। तो यह 1953 में जो है इसको मनाया गया था दोस्त, और 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी और इंग्लिश को सेकेंडरी और मतलब दूसरा लैंग्वेज आधिकारिक भाषा के रूप में जो है इसको मान्यता प्राप्त था आर्टिकल 343 के तहत। ठीक है दोस्त, तो संविधान में इसको मान्यता प्राप्त है, शामिल किया गया हिंदी को, और इसीलिए 14 सितंबर को क्या है कि हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी होता है जिसको क्या है कि 2006 से मनाना शुरू किया गया है, और सबसे पहले मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे हमारे, वो भी इनको मतलब इनिशिएट किए थे। ठीक है, तो उसके अलावा एक और न्यूज है कि उत्तर प्रदेश राज्य त्रिपुरा का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र सबरूम शहर में स्थापित किया गया। आर्थिक विशेष क्षेत्र मतलब आर्थिक रूप से वहां पर जोर दिया जाएगा कि विकास और इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह लगे, उसके लिए त्रिपुरा को चुना गया। ठीक है, अब इसके अलावा क्या दोस्त है कि ये पॉलिटिक्स का बड़ा खतरनाक मतलब शानदार न्यूज है, इस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। हाल ही में किसे राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन होता है, तो हम लोग समझते हैं क्या होता है। इसको चुना गया है हरिवंश राय सिंह को। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह को जो है चुना गया है, ये है आर्टिकल 93 में ये लिखित है। ठीक है, अनुच्छेद 93 के तहत। तो क्या है दोस्त कि हमारा जो सांसद है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। क्या क्या, राष्ट्रपति होता है और एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। ठीक है दोस्त, तो राज्यसभा जो होता है, ये लोकसभा जो पहला लोकसभा जो होता है उसका अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, स्पीकर होता है। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर कौन है, ओम बिड़ला जी जो है इस समय उसके स्पीकर हैं कि उसका लोकसभा का। उसी तरह से होता है एक सब स्पीकर, मतलब उसका डिप्टी स्पीकर बोलते हैं उसके नीचे। तो डिप्टी स्पीकर कौन है, तो इस समय अभी कोई भी वर्तमान में नहीं है। राज्यसभा का जो है दोस्त, उसका जो चेयरमैन होता है, राज्यसभा में एक चेयरमैन होता है, तो चेयरमैन कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू इस समय उपराष्ट्रपति हैं। तो इनके नीचे जो है डिप्टी चेयरमैन होते हैं, तो डिप्टी चेयरमैन के रूप में इसको नियुक्त किया गया। अगर उपराष्ट्रपति अगर नहीं होंगे या फिर उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति का कार्य संभाल रहे होंगे किसी कारणवश, तो उस समय क्या है कि डिप्टी स्पीकर जो है यहाँ पर इसका चेयरमैन कहलाएंगे, किसका, राज्यसभा का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त। और यहाँ क्या है कि आर्टिकल 89 के तहत यह जो है डिप्टी जो है स्पीकर का जो है 93 के तहत और डिप्टी स्पीकर का जो है 89 के तहत ये आर्टिकल में कंसीडर किया जाता है। और क्या है कि जेडीयू पार्टी के द्वारा ये आया है, जेडीयू पार्टी से ये चुनाव जीते हैं राज्यसभा में, और जो है हरिवंश नारायण सिंह जो है जेडीयू पार्टी से ये चुनाव जीतकर इसमें आए हैं। इसका कार्यकाल कितना दिन का होगा दोस्त, तो इसका कार्यकाल जो होगा वो 6 साल का होगा। क्यों, क्योंकि सभी सदस्य का 6 साल का होता है, तो ये भी एक सदस्य के रूप में राज्यसभा में जाने जाते हैं, तो इसका भी कार्यकाल 6 साल के लिए होगा। लेकिन जो राज्यसभा है दोस्त, मतलब वो जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है उनका कार्यकाल कितना होता है चेयरमैन का, तो 5 साल होता है। ठीक है दोस्त, तो मुख्य रूप से ये सब जानकारी आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्त। और हम लोग कुछ न्यूज पे चलते हैं, थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो को। तो बोला कि शिंजो अबे कौन थे, पहले थे जापान का प्रधानमंत्री थे जो इस्तीफा दे दिए थे अपने पेट के एक बीमारी के कारण। तो उसके जगह में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो योशिहिदे सुगा जो है यहाँ का राष्ट्रपति बनने जा रहे, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और शिंजो अबे जो है 2012 से अभी तक मतलब प्रधानमंत्री थे, जो कि सबसे लंबा माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, इनका कार्यकाल। तो यही पार्टी से ही ये सुगा जो है वो भी है। इनका कौन सा पार्टी है, तो इनका पार्टी का नाम जो है दोस्त वो है, एक मिनट, ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। ठीक है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से ये बिलोंग करते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्त कि ये वाला जो है समझ में आया होगा। इसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके, कि सितंबर 2021 तक इसी पार्टी का सरकार चलना है, यहाँ पर बहुमत की सरकार यही है, ठीक है। तो इसमें चुना गया है ये जो है योशिहिदे सुगा, और ये 71 वर्ष के हैं दोस्त, और काफी फिट माने जा रहे हैं अभी। मतलब जापान में 1945 में जो है क्या दोस्त कि बम गिराया था अमेरिका, जानते हैं हम लोग, नागासाकी और हिरोशिमा में, लिटिल बॉय और फैट मैन, 9 अगस्त और 6 अगस्त के दिन में। तो उसके कारण जो हुआ था वर्ल्ड वार समाप्त हो गया था। तो उसके कारण क्या हुआ था दोस्त कि जापान ने एक प्रतिज्ञा करी थी कि हम लोग सेना का निर्माण नहीं करेंगे, हम लोग किसी देश में आक्रमण नहीं करेंगे। और ये आर्टिकल 9 में, वहाँ जो अनुच्छेद 9 है संविधान का, वहां पर ये संशोधन कर दिया गया था। लेकिन अभी क्या है दोस्त कि जनता और बहुत सारे लोग जो है इनको हटाने का बात कर रही है, इसको मॉडिफिकेशन का बात कर रही है, ये संविधान में चेंज चाहते हैं। तो ये जो है चेंज करने के लिए जो है शिंजो अबे बहुत प्रयास किए थे लेकिन नहीं कर पाए थे। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार जो है ये आए हैं, ये कर देंगे, क्योंकि ये भी जो है शिंजो अबे के ही साथ काम करते हैं और बहुत ही उनका मतलब फॉलो करते हैं उसको। तो ये जो है ये क्यों कहा गया था दोस्त, तो उसका सेना जो है वो जापान में कौन इसका ये करता है दोस्त, तो इसके बारे में हम लोग, तो ये जो है तो जापान में कभी ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे शिंजो अबे, जो अब यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक है। अमेरिका जो है दोस्त जब बम गिराया था यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी में, तो उस समय कहा था कि जापान में अगर कोई भी हमला करेगा या कुछ भी करेगा तो वो अमेरिका पे हमला माना जाएगा। तो इसी संविधान, यही जो डील हुआ था दोस्त, इसके कारण जो है जापान सेना पे खर्च नहीं करती है, बल्कि वहाँ हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस पे खर्च करती है। इसीलिए वहाँ का शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर है हम सभी देशों से, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट कुछ था न्यूज जो आपको जानना चाहिए था। ये स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर में जापान आता है, जहां हर दिन भूकंप का झटके महसूस किए जाते हैं और हर दिन वहां पर ज्वालामुखी फटते हैं। उसके बावजूद ये इकोनॉमी में 4-5 में हमेशा रहता है ये जापान। तो बहुत ही शानदार देश है, और इसका जो है आइलैंड कंट्री है। इसका आइलैंड जो है 4 आइलैंड प्रमुख है, होकाइडो, होसु, शिकोको और क्यूशु। ये 4 प्रमुख आइलैंड है जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है दोस्त। तो मुख्य रूप से ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए और एसएससी एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहते हैं ये सब। थैंक यू दोस्त।